हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 15 जनवरी एग्जाम के लिए स्पेशल 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्नों के माध्यम से 200 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और लास्ट में वीडियो के अंत में कमेंट में जवाब अवश्य दें। आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? भारत की जो पहली लोकसभा महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। और यह ध्यान रखिए, ऑप्शन में आपको मीरा कुमारी भी मिलेगा, तो मीरा कुमारी नहीं, मीरा कुमार है, ठीक है। और यह भी ध्यान रखिए, भारत की पहली मंत्री महिला, भारत की पहली मंत्री जो महिला थी वो अमृता कौर बनी थी। कौन बनी थी? अमृता कौर बनी थी। यह स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। क्या बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और किरण बेदी जो थी वो भारत की पहली महिला आईपीएस थी। पहली महिला आईपीएस जो अधिकारी जो थी वो किरण बेदी थी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति। यह भी ध्यान रखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी जो शिखर है वो कहाँ स्थित है? तो वो भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। हिमालय पर्वत की उत्तराखंड की घाटियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? राज्य अगर पूछे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड की घाटियों में हिमालय पर्वत के। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और वो जबलपुर में बना हुआ है। जबलपुर, जबलपुर में बना हुआ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 4, चाइना मैन शब्दावली का संबंध किस खेल से? चाइना मैन जो शब्द है उस जो शब्द है उसका किस खेल से संबंध है? किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो वो क्रिकेट में किया जाता है। किसमें? क्रिकेट में किया जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट के अंदर 6 बीट होते हैं। कितने होते हैं? 6 बीट होते हैं। और 1 KB बाइट, 1 KB बाइट में 1024 बीट होते हैं। 1 KB यानी किलोबाइट, किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बीट होते हैं। और 1 बाइट के अंदर 6 बीट होते हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। और यह भी ध्यान रखें, इसकी जो स्थापना जो है वो 1944 के अंदर हुई। इसकी स्थापना, सिर्फ स्थापना 1944 में हुई थी। और इसकी शुरुआत है वो 1 वर्ष बाद 1945 में की गई। शुरुआत है वो 1945 में हुई थी, स्थापना 1944 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो मुख्य सदस्य देश हैं, जो सदस्य देश हैं वो 190 देश हैं। 190 देश सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। मुख्यालय 1944 और शुरुआत 1945 में। मुख्यालय है वो वाशिंगटन में हुआ था, वाशिंगटन DC में हुआ था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? जिसको बोलते हैं GST। कब लागू हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कब लागू हुआ था? वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सेवा कर या GST जो है वो सर्वप्रथम विश्व में कब लागू हुई? तो वो सर्वप्रथम है वो 1954 में लागू हुई थी। और लागू करने वाला पहला देश जो था वो था फ्रांस। किस देश में हुआ था? फ्रांस देश ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर जो लागू किया था 1954 के अंदर फ्रांस में। और भारत ने जो लागू किया था वो 1 जुलाई 2017 को किया था। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। एक मिनट, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये जो कथन जो है वो किसने दिया था? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। 1890 और 99 के मध्य से जो सूखा अकाल पड़ा था उसमें इसने यह नारा दिया था, कांग्रेस का पतन। और यह भी बात ध्यान रखें, मैंने एक पेपर में देखा था उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, यह
कथन किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन। तो यह ध्यान है कि पूरा वाक्य यह शॉर्ट में इतना ही लिखते हैं, ठीक है। तो फिर एक बात ये भी ध्यान रखिए, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी एयू हयूम ने। किसने की थी? एयू हयूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन मुंबई के अंदर हुआ था, जो पुणे के अंदर होना था। पुणे के अंदर उस समय प्लेग जो बीमारी थी उसकी महामारी चल रही थी, जिसके कारण ये मुंबई में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। स्थापना 1885 में किसने की थी? एयू हयूम ने। और प्रथम अध्यक्ष जो था वो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे। और ये कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ये कथन जो दिया था वो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया या किसने करवाया? जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह माना जाता है संस्कृत का एक विद्यालय और मंदिर था जिसको तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और उस मस्जिद को निर्माण करवाने में 2.5 दिन का समय लगा था, जिस कारण इसका नाम रख दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है, राजस्थान का जिला है अजमेर, वहां ये स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बस इतना ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वुल्लर झील। कौन सी है? वुल्लर झील है। और वो वुल्लर झील है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और यह भी ध्यान कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है। चिल्का झील है। और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर। खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा के अंदर स्थित है। मीठे पानी की झील है वो वुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा है जहां से भारत का समय लिया गया है वो कहां से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है मिर्जापुर प्रयागराज से होकर गुजरती है, जहां से भारत का मानक समय लिया गया है। और यह भी ध्यान रखें, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री से लिया गया है। कितना? 82.5 डिग्री से भारत का मानक समय लिया गया है। और मानक समय रेखा ये जो बिंदु है 82.5 डिग्री, ये भारत का मध्य बिंदु है। और ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो गुजरती है ये उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर जो है छत्तीसगढ़ से, और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश, और 5वें नंबर पर उड़ीसा में। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा से। और भारत का जो मानक समय जो समय है वो मध्य ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। देखिए 82.5 डिग्री इंटू 4, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 82 इंटू करेंगे तो 330 मिनट होगी। 330 मिनट को अगर घंटों में डिवाइड करें तो 5.5 घंटे भारत का मुख्य ग्रीनविच रेखा से आगे है। और ये ध्यान रखें 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कितने डिग्री पर लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पर भारत का मानक समय लिया गया है। चलिए आगे 12, रेगुर मृदा, जो रेगुर जो मिट्टी है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है काली मिट्टी को। काली मृदा को, रेगुर जो मिट्टी है उसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी सर्वाधिक है वो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में होती है। और काली मिट्टी सबसे उपयोगी जो है वो कपास फसल के लिए उपयोगी है। किस फसल के लिए? कपास फसल के लिए सबसे उपयोगी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। और ये सर्वाधिक जो मिट्टी है महाराष्ट्र में होती है। क्लियर है? चले आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या
वाली जनजाति। भारत में जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस जनजाति की है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो जनजाति है वो सर्वाधिक है, और इससे पहले गोंड जनजाति थी। क्लियर है। अब भील जनजाति की लगभग जनसंख्या जो है वो 46 लाख है, 46 लाख है, और गोंड जनजाति की जो जनसंख्या है वो 43 लाख है। कितने हैं? 43 लाख है। और 2011 की जनगणना, ये ध्यान रखें, अगर भील जनजाति ऑप्शन में ना हो तो गोंड जनजाति राइट आंसर होगा, अगर दोनों हो तो राइट आंसर बी होगा, भील जनजाति सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह, सबसे दूर जो अंतिम ग्रह है वो कौन सा है? तो वो वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह है। ये देखिए, ये हमारा सूर्य है, और जो सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा है? वरुण ग्रह। और सबसे नजदीक की अगर बात करें तो है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। अगर हम माने बुध ग्रह अगर सूर्य के सबसे नजदीक है तो गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध ग्रह सबसे नजदीक है, लेकिन गर्म ग्रह इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। कौन सा है? गर्म ग्रह जो है शुक्र है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो 95% से अधिक मात्रा है वो शुक्र ग्रह में, जिसकी वजह से यह सबसे गर्म है। और सबसे नजदीक बुध ग्रह, सबसे नजदीक जो ग्रह, ये ध्यान रखिए, काफी कंफ्यूजन करता है ये प्रश्न। सबसे नजदीक बुध ग्रह, सबसे दूर वरुण ग्रह, और सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह। और वरुण ग्रह को हम बोल सकते हैं सबसे ठंडा ग्रह, सूर्य से सबसे दूर स्थित है तो बोल सकते हैं हम सबसे ठंडा ग्रह जो है वो हमारा वरुण ग्रह है। और पिछली वीडियो में हमने बोला था सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति बोला था, वो सही कर लेना, शनि ग्रह है, पहले बृहस्पति था। ठीक है, तो चलिए आगे। अगला क्वेश्चन 15, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, या इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जिसकी वजह से एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लोथल कहाँ स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सतल है लोथल, वो कहाँ स्थित है? तो स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में, अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और मुख्य बात यह है, ध्यान रखें, इसका जो खोज जो की थी वो रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी इस स्थल की। और नदी भी याद रखना, और किस नदी के किनारे थे? भोगवा नदी। भोगवा नदी किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी इसकी। और नदी पूछे तो भोगवा। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला था, जिसको वो जो अग्निवेदी होती है, जिसमें हवन करते हैं, जो लोहे का जो पात्र होता है, उसके जो अवशेष यहाँ से साक्ष्य जो मिले थे वो अग्निवेदी के मिले थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। जो अग्निवेदी के जो साक्ष्य मिले थे वो लोथल से मिले थे। लोथल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। और इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी रंगनाथ राव ने। और नदी है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और इसकी वर्तमान में भी खुदाई जारी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का जो नगर है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रोम, इटली। रोम, इटली को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है उसका संबंध किससे है? तो उसका है तबला वादक यंत्र से इनका संबंध था। तबला वादक बजाते थे। और इम्पोर्टेंट बात है वो यह ध्यान रखें, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे वो थे उस्ताद जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति थे वो उस्ताद जाकिर हुसैन थे। और मुस्लिम वर्ग या मुस्लिम समाज के जो प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। किसके? मुस्लिम समाज का अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो उस्ताद जाकिर हुसैन था। और भारत का तीसरा राष्ट्रपति था जिनका संबंध तबला वादक से था। तबला वादक यंत्र को यह बजाते थे। क्लियर है? चलें आगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर जो है उसकी स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी हरिहर बुक्का। देखिए हरिहर बुक्का जो है ये अलग अलग दो व्यक्ति थे, दोनों भाई थे। हरिहर अलग था और बुक्का अलग था, तो इनको दोनों को साथ में जोड़ दिया गया, तो बोलते हैं हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी। और विजयनगर जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? शेर ए पंजाब किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। एक बात यह भी ध्यान रखें, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी जो है वो किसको कहा जाता है? वो भी लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। और शेर ए पंजाब भी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है कौटिल्य। कौन है? उसके लेखक है कौटिल्य। और यह ध्यान रखिए ऑप्शन में लिखा हुआ मिलता है चाणक्य। तो चाणक्य, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौटिल्य चाणक्य थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। भारत के ये प्रथम थे। अगर विश्व की बात करें तो ये 138वें व्यक्ति थे। विश्व के ये 138वें व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले थे। और भारत के ये प्रथम व्यक्ति थे जो 1900 कब गए? 1984 में इन्होंने उड़ान भरी थी अंतरिक्ष के लिए, यह ध्यान रखें। और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। और विश्व के पहले व्यक्ति जो थे वो यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे। दो बातें और ध्यान रखना 1984 से रिलेटेड। 1984 में इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो भी 1984 में ही हुई थी। और एक हुई थी भोपाल गैस त्रासदी रिसाव जो हुआ था वो भी 1984 के अंदर ही हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 23, खेल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ कर लेना राष्ट्रीय या भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? हॉकी के जो जादूगर थे वो मेजर ध्यानचंद थे। हॉकी के जो जादूगर थे वो मेजर ध्यानचंद थे, जिनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। उनकी जयंती के रूप में बनाते हैं। और वो क्यों बनाते हैं? भारत की हॉकी टीम को लगातार ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली टीम जो थी, जो मेजर ध्यानचंद जो इसकी टीम के विशेष खिलाड़ी थे, तो इस कारण इसकी जयंती पर इनकी यादगार में इनके भारतीय खेल दिवस बनाया जाता है। और यह ध्यान रखें 1928 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था क्रिकेट इसने हॉकी टीम ने। और उसके बाद जीता था 1932 में। और उसके बाद 1936 में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल भारत को दिलाए थे हॉकी टीम ने। इसके विशेष खिलाड़ी कप्तान जो थे वो मेजर ध्यानचंद थे, जिनकी याद में खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय तटीय रेखा की कुल लंबाई। भारत की जो समुद्री रेखा है, तटीय रेखा जो है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो उसकी कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। यह ध्यान रखें, आपको ऑप्शन में इतना ही मिलेगा। एग्जैक्ट जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। और ज्यादातर ऑप्शन में यही मिलेगा, आपको ये नहीं देते। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ये ध्यान रखें 7516.6 किलोमीटर है समुद्री तटीय रेखा की लंबाई। अब बात करें इंडिविजुअल राज्य की, सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की? तो वह है गुजरात की। गुजरात की कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। कम यानी न्यूनतम, जो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है, वह है गोवा की। किसकी है? गोवा की है 101 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखें, किलोमीटर नहीं पूछा, ज्यादातर ये पूछा था सबसे कम जो तटीय रेखा वाला राज्य है वो गोवा है। और सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी जिले में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 26,
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में अपने कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 27, डेविस कप। डेविस कप जो है उसका संबंध किस खेल से है? उसका खेल, डेविस कप का जो संबंध है वो टेनिस खेल से। किससे है? टेनिस खेल से संबंध है डेविस कप का। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? यह ध्यान रखिए, यहाँ लिखा हुआ पूर्ण जनगणना। यहाँ ये नहीं पूछा गया कि भारत की जनगणना कब हुई या भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई। पूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में हुई। कब हुई थी? 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके? लॉर्ड रिपन के काल में। और भारतीय जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में। ये देखिए, पूर्णतः का मतलब जो है वैज्ञानिक तौर से जो जनगणना हुई, वैज्ञानिक तकनीकी से जो जनगणना हुई थी, वो पूर्णतः जो जनगणना बोली जाती है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। और जनगणना की शुरुआत जो है वो 1872 में हुई थी, यह ध्यान रखें। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 29, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है हुगली नदी के। किस नदी के? हुगली नदी के है। और यह भी ध्यान रखिए, गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा? जबलपुर शहर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यमुना जो है, इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो दिल्ली और आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग जो आंदोलन है उसकी शुरुआत जो है वो कब हुई? तो उसकी शुरुआत है वो 1920 में हुई थी और 1922 तक चला था। 1920 में इसकी शुरुआत हुई, 1922 में इसको वापस ले लिया गया था आंदोलन को। यह आंदोलन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके विपक्ष में, उसके आक्रोश में ये आंदोलन चलाया गया था और उसके बाद इसको वापस भी ले लिया गया। तो इसकी शुरुआत याद रखना बस 1920 में हुई थी। और इसके विपक्ष में किसकी हुई थी? ये 13 अप्रैल 1919 को जो अमृत जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको आक्रोश में इसको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बस इतना ध्यान रखना, 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? वो मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में यह स्थित है। और इसकी जो शुरुआत है, जो इसकी स्थापना जो हुई तो वो हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। जहांगीर भाभा थे उनने इनकी शुरुआत की थी। और जहांगीर जो भाभा जो थे, जहांगीर, उनकी मृत्यु है वो 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। जहांगीर भाभा इसकी शुरुआत की थी और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सिरोही, भारत के जिले सिरोही में स्थित है। सिरोही के माउंट आबू नगर में। कहाँ से? माउंट आबू नगर में। और यह अरावली पर्वत पर स्थित है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 33, रूस देश की मुद्रा है। रूस जो देश है उसकी मुद्रा क्या है? तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। क्या है? रूबल है। डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, लोकसभा की जो सर्वाधिक जो सीटें हैं भारत के किस राज्य में है? तो ये आप सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। 80 सीटें हैं। कितनी सीटें? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक संख्या यहाँ बाघों की है। ठीक है, ये नहीं पूछा, इतना ही पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 37, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का जो एकीकरण है वो किसने किया था? तो वो किया था बिस्मार्क ने। और पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत का जो एकीकरण है, भारतीय राज्यों का जो एकीकरण है वो किसने किया था? वो सरदार पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारत की जो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, प्राचीन जो श्रृंखला है वो कौन सी है? तो है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। और यह भी ध्यान रखें, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च जो चोटी है, सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर जो चोटी है वो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। और अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक मिलता है। स्टार्टर जो अरावली पर्वत की जो स्टार्टर बिंदु है वो गुजरात में है और अंतिम बिंदु जो है वो दिल्ली में स्थित है। गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, वो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, सिरोही जिले में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 39, लोधी वंश का संस्थापक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश की जिसने स्थापना की थी वो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1451 में। कब हुई थी? 1451 में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। लोधी वंश जो है वो 75 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक? 75 वर्ष तक चला था। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। पानीपत की जो पहली लड़ाई, पहला जो युद्ध होता है 1526 में होता है। और वो होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। और हारने के बाद क्या है? लोधी वंश का अंत होता है। इस युद्ध के बाद क्या है? लोधी वंश का अंत होता है। तो हम मान सकते हैं कि लोधी वंश का अंत है वो 1526 में हुआ था। शुरुआत है वो 1451 में थी। 75 वर्ष तक यह चला था। और उसके बाद यह मुगल राजवंश आता है। लोधी वंश के बाद कौन सा आता है? मुगल राजवंश की नींव पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 40, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग जो युद्ध है वो कब हुआ? तो हुआ था 261 ईस्वी में। बस इतना ही ध्यान रखें, यहाँ से इतना ही पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 41, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिए 42, डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है? डुरंड जो रेखा सीमा जो है वो किन दो देशों के मध्य है? तो है भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच। और यह भी ध्यान रखें, भारत और पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य है डुरंड रेखा। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 43, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली कब बनी? सबसे पहले ध्यान रखें, भारत की दिल्ली से पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। भारत की पहली राजधानी दिल्ली से पहली राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। और कोलकाता से दिल्ली जो है वो 1911 में बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में। 1911 से पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, भारत की राजधानी। वित्तीय और आर्थिक राजधानी जिसे बोलते हैं वो है मुंबई। कौन सी है? मुंबई। वित्तीय राजधानी कौन सी है भारत की? वो मुंबई है। और भारत की राजधानी दिल्ली है वो 1911 में बनी थी। और 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य का देश किसे कहा जाता है? सूर्य का देश या सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो वो जापान को कहा जाता है। हमारी पृथ्वी जो पूर्वी गोलार्ध में जो देश है, सबसे पूर्वी गोलार्ध में जो देश है वो जापान देश है, जिसमें पूर्व की तरफ होने की वजह से इसमें सबसे पहले जो सूर्य की किरण जो है वो जापान देश पर पड़ती है। कहाँ है? सूर्य जो उदय होता है, सूर्य दिखाई देता है सबसे पहले, वो जापान देश में दिखाई देता है, इसलिए सूर्योदय का देश कहा जाता है इसे। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 45, सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। सर्वाधिक जो चाय है वो किस राज्य में
उत्पादन होती है, सर्वाधिक चाय कहाँ होती है, तो वो होती है असम राज्य में। कहाँ होती है? असम राज्य में होती है। और वैसी चाय तो पश्चिम बंगाल में भी होती है, तमिलनाडु में होती है, लेकिन सर्वाधिक जो है वो असम राज्य में होती है। इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 46, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी जो गठन है वो किसने किया था? तो उसका गठन है वो चित्तरंजन दास ने किया था और मोतीलाल, दोनों ने किया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चित्तरंजन दास व मोतीलाल ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। और ये कब किया था? ये किया था 1923 में। कब किया था? 1923 में किया था। 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के आक्रोश में कुछ नेता जो थे वो इसको जो असहयोग जो आंदोलन जो था उसको वापस लेने में सहमत नहीं थे, वो इसके खिलाफ थे, इसके विरोध में थे कि इसको वापस ना लिया जाए। उसके विरोध में एक दल, राजनीतिक दल की स्थापना हुई जिसका नाम दिया स्वराज पार्टी। तो इसका गठन 1923 में हुआ। बस इतना ही ध्यान रखिए, किसने किया? चित्तरंजन दास व मोतीलाल ने। ठीक है, क्लियर है? देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 47, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर है वो किसे कहा जाता है? वो पानीपत को कहा जाता है। पानीपत हरियाणा का प्रमुख जिला है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो कौन सी है? वो है पीर पंजाल सुरंग। कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग है। इसका दूसरा नाम है वो भी याद है कि बनिहाल सुरंग। बनिहाल सुरंग भी पीर पंजाल सुरंग को ही कहा जाता है। क्लियर है? देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान है वो लागू हुआ था। और भारत के संविधान को बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और संविधान जो बनकर तैयार जो हुआ था वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अपना संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को लागू किया गया था। क्लियर है? और ये भी ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। देखिए आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन 50, ईरान की मुद्रा है, ईरान की जो मुद्रा है वो है रियाल। क्या है? रियाल। तो आप सबको कैसा लगा आज का हमारा सेक्शन? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपने अभी तक हमारी सेल्डा क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।